हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स में। जैसा कि आप सभी को मालूम हो गया होगा कि फाइनली एक लंबे इंतजार के बाद बिहार बोर्ड के द्वारा 10वीं का मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। और आज की इस वीडियो में हम आप सभी को 10वीं कक्षा के हिंदी का ऑफिशियल मॉडल पेपर का 1 से लेकर 100 तक के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को देखने को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक के ऑब्जेक्टिव सवाल आप सभी से पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल आप सभी को 50 प्रश्नों का ही आंसर OMR शीट में रंगना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, यानी 21 खंडों में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 2 में दिया गया है कि बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले किसके चिंतक एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का भी सही जवाब जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ, यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 में पूछा गया है कि काम तो कासू बाबू भी मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे हैं, यह किसने कहा था। तो आपके पाठ्य पुस्तक में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी में दिया गया है कि यह सोफर का कहना था। उसके बाद में अगला सवाल है कि किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया था। तो क्वेश्चन 4 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया है, गिरधर लाल ने उठा लिया था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 में दिया गया है कि मदन पड़ोसियों के आवारदागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ, ये गुल्ली डंडा लेकर खेल खेल रहा था। उसके बाद में आइए अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 6 में दिया गया है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। दोस्तों आप सभी को बता दें कि मैक्स मुलर का जो जन्म है वो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 6 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 7 में कहता है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 7 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद जो कराने वाले व्यक्ति थे वो मैक्स मुलर थे। उसके बाद में कि मैक्स मुलर के अनुसार यहाँ प्रचलित कहावतें और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे मानने लगा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 8 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ, बौद्ध धर्म को माना जाने लगा था। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 9 में दिया गया है कि दैवत विज्ञान का क्या अर्थ होता है। आप सभी को बता दें कि दैवत के मतलब ही होता है देवता, यानी देव जो विज्ञान होते हैं उससे ही हम लोग दैवत विज्ञान कहते हैं। तो क्वेश्चन 9 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ, देव विज्ञान। उसके बाद में क्वेश्चन 10 में कहता है कि चारुचंद्र लेख किसकी रचना है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि चारुचंद्र लेख जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। उसके बाद में क्वेश्चन 11 कहता है कि गौड़ देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते थे। यहाँ पे क्वेश्चन 11 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, गौड़ देश के जितने भी लोग थे वो सभी के सभी बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते थे। तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, बड़े बड़े। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 12 को देख लीजिए, कहता है कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक से यह किसने पूछा था। दोस्तों नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। और आदमी के नाखून बार बार काटने के बावजूद इस प्रकार से क्यों बढ़ा करते हैं, यह जो क्वेश्चन है ना लेखक की छोटी लड़की के द्वारा लेखक के सामने प्रकट होता है। तो क्वेश्चन 12 का सही जो जवाब हो जाएगा वह होगा ऑप्शन डी। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 13 की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह शीर्षक पाठ की पंक्ति किस पाठ से ली गई है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ, ये नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ से लिया गया है।
उसके बाद में अगला सवाल प्रश्न 14 में कर रहा है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। आप सभी को बता दें कि नागरी लिपि जो है ये भारत लिपियों की कहानी से लिया गया है और नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 15 को देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन 15 कहता है कि कोनन के शिलाहार मान्यखेट के राष्ट्रकूट देवनागरी के यादव तथा विजय के शासकों के खेल किस लिपि में मिले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 15 का राइट हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। ये नंदागनागरी लिपि से मिली है, नंदी नागरी लिपि। तो क्वेश्चन का जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ। उसके बाद में कहता है कि दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठ गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 16 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ। दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पे बैठने वाला कृष्ण प्रथम था। उसके बाद में क्वेश्चन 17 में पूछा गया है कि किसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा हुआ करता था। तो ये जो बहादुर है ना जी दोस्तों, बहादुर एक काफ़ी ही रोचक कहानी है आपके पाठ्य पुस्तक में। और बहादुर जो है स्काउट की तरह एक रुमाल अपने गले में बांध कर घूमता था। तो क्वेश्चन 17 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी होगा बहादुर। उसके बाद में कहता है कि सुखजीवी नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। तो आप सभी को बता दें कि सुखजीवी जो उपन्यास है दोस्तों ये अमरकांत के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ अमरकांत। उसके बाद में कहता है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि बहादुर का जो जन्म है वो नेपाल में हुआ करता है और नेपाल में एक बहुत ही बड़ी युद्ध में बहादुर का पिता मारा गया था। तो बहादुर का बाप कैसे मारा गया, तो युद्ध में मारा गया था। उसके बाद में कहता है कि हिदायत का क्या अर्थ होता है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि हिदायत एक उर्दू शब्द होता है जिसका हिंदी में अर्थ होता है चेतावनी। कहते हैं ना जी कि हम आपको इस चीज़ का हिदायत देते हैं कि आइंदा ये गलती मत करना। इसी को कह सकते हैं कि हम आपको एक चेतावनी, एक वार्निंग देते हैं, आगे से गलती नहीं होनी चाहिए। तो हिदायत का अर्थ होगा चेतावनी देना। उसके बाद में कहता है कि प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, यह साहित्य की परंपरा क्या कहलाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, इस ज्ञान को, इस परंपरा को हम लोग मूर्त ज्ञान कहते हैं। क्वेश्चन 21 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। उसके बाद में क्वेश्चन 22 को देखिए, कहता है रोन नदी के दूसरी ओर आविनियों का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उसका नाम क्या है। देखिए रोन नदी के दूसरी ओर जो आविनियों का एक और हिस्सा है वो लगभग काफ़ी ही मात्रा में स्वतंत्र मानी जाती है और उसका जो नाम है दोस्तों, उसका नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ बिनवल ला अविनियो, यानी राइट आंसर दिया गया हमारा ऑप्शन सी में, जो कि सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि साहनेह शब्द का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सुशीरवादों के जो शाह होते हैं उसे हम लोग साहने कहते हैं। उसके बाद में कहता है कि लेखक श्रीनिवास किस साहित्य में प्रतिष्ठित रचनाकारों का एक थे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, श्रीनिवास का संबंध कन्नड़ भाषा से है, इसलिए क्वेश्चन 24 का भी सही जवाब ऑप्शन जाएगा ए के साथ कन्नड़ भाषा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 25 को देख लीजिए, कहता है कि साहित्य अकेडमी के लेखक श्रीनिवास की कहानी संकलन सन्ना कथेलेगु को किस वर्ष पुरस्कृत किया गया था। देखिए श्रीनिवास एक सुप्रसिद्ध लेखक है जो कन्नड़ भाषा में ज़्यादातर अपनी कहानियाँ को लिखते हैं और इनके लिए इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी दिया गया था। और ये कब दिया गया था, तो पहला ऑप्शन में दिया गया है 1967 में, 1968 में, 1969 और ऑप्शन डी में दिया गया है 1970 में। तो क्वेश्चन 25 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ सन 1968 ईस्वी में दिया गया था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 26 को देख लीजिए, कहता है कि तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ, यह किसने कहा था। दोस्तों मगम्मा का एक बेटा है, तो मगम्मा का बेटा ही अपने माँ को कहता है कि तुम्हारे पास क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ। तो यह कथन माँ को अपने बेटे मगम्मा के अपने बेटे के द्वारा उपस्थित होता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ मगम्मा का बेटा।
उसके बाद में कहता है कि किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकताओं के साथ प्रकट हुआ है। पहला ऑप्शन ईश्वर पटेलकर, सुजाता, सांवरदैया और संटी में दिया गया है सात कोड़ी होता। तो यहाँ पे क्वेश्चन 27 का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, क्योंकि लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट होता है ना जी, ये सात कोड़ी होता के द्वारा इसे वर्णित किया गया है। उसके बाद में कहता है कि लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी। पहला ऑप्शन है तहसीलदार साहब के घर में, मुखिया के घर में, सरपंच के, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी बता दें कि लक्ष्मी एक औरत है जो तहसीलदार साहब के घर में काम करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा जी, तहसीलदार साहब के घर में। उसके बाद में कहता है ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का कौन है। देखिए ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी का एक पड़ोसी है, उसमें एक पढ़ाकू लड़का होता है और उसका नाम क्या होता है। पहला अच्युत, केशव, श्याम और गुणनिधि। यदि आप पाठ्य पुस्तक का बढ़िया तरीके से अध्ययन किए होंगे तो मालूम होगा कि उस लड़के का नाम पाठ्य पुस्तक के मुताबिक गुणनिधि बताया गया है। अतः क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 30 कहता है कि माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, सुजाता, सात कोड़ी होता, ईश्वर पटेलकर और डी में दिया गया है श्रीनिवास। दोस्तों आप सभी को बता दें कि माँ शीर्षक पाठ के लेखक ईश्वर पटेलकर जी हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। तो है दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण में इस वीडियो में हम आप सभी को केवल 1 से लेकर 30 तक का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बता पाया हूँ। आगे आने वाली वीडियो सीरीज में हम आप सभी को क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 100 तक के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन बताएंगे। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।